हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, झारखंड बोर्ड यानी कि जेक बोर्ड क्लास 11 के लिए मॉडल पेपर जारी किया है। लेकिन झारखंड बोर्ड सिर्फ एक ही मॉडल पेपर जारी किया है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक मॉडल पेपर प्रिपेयर किया है सेट 2 के नाम से। ठीक है, जैसे जेक बोर्ड ने प्रिपेयर किया था सेम टू सेम उसी पैटर्न पे 40 क्वेश्चंस होगा। जो झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर लेवल था सेम लेवल पे ये होगा। तो चलिए और देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग इसके पहले क्या करोगे, सबसे पहले एक पेन ले लो, पेपर ले लो और सारे क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके कि आप, और लास्ट में चेक करना कितना क्वेश्चंस आपका सही बन रहा है, कितना क्वेश्चंस आपका रॉन्ग बन रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मॉडल पेपर में था सेम टू सेम हमने भी यहाँ पे रखा है। सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि आपको 40 में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। कुल 40 प्रश्न आपको पता ही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको सही टिक करना है। दिस इज नॉट द ऑफिशियल मॉडल पेपर रिलीज्ड बाय झारखंड बोर्ड। दिस पेपर इज डिजाइन बाय अस टू हेल्प स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। इसमें से कौन सा फंडामेंटल फोर्स है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम लोग जानते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस होता है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप सब जानते हैं सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, माने सबसे पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। और अगर आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, आप लोग जानते हैं फंडामेंटल फोर्स में सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे क्या है, वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कम पावरफुल वाला फोर्स है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये किस किस के बीच में लगता है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। ये फोर्स में भी 2 प्रोटॉन के बीच लग सकता है, या 2 न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है इसमें से। हम लोग जानते हैं लाइट ईयर, ऐसा सुनने में तो हम लोगों को लगता है कि ईयर यानी कि कोई वक्त का यूनिट होगा, यानी कि टाइम का यूनिट होगा, लेकिन लाइट ईयर असल में कोई टाइम का यूनिट नहीं होता है। ये किसका यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। अगर आप बोलोगे कि सर लाइट का स्पीड क्या है, तो लाइट का स्पीड हम लोग सब जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर जा सकती है, या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। तो अगर हम ये बोले कि लाइट 1 सेकंड में तो इतना दूर जाएगी, तो आप सोचो लाइट 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो लाइट 1 मिनट में 3 × 10⁸ और मल्टीप्लाई बाई 60, इतना दूर 1 मिनट में जाएगी। अगर 1 मिनट में इतना दूर जा रही है तो 1 घंटे में कितना दूर जाएगी, सोचो आप इसको और 60 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये निकल गया 1 घंटे का। अब आपको अगर 1 घंटे का पता चल गया तो आप 1 दिन का निकाल सकते हो, क्योंकि 1 दिन में 24 घंटा होता है। और अगर आपको 1 दिन का पता चल गया तो पूरे साल का निकाल सकते हो। उसके लिए आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 365। तो ये जो वैल्यू आता है इसे इतना मीटर होगा, इसका यूनिट होगा मीटर। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट ईयर, यानी कि लाइट 1 साल में इतना दूरी तय करेगी। क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका वैल्यू बता सकते हो? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका वैल्यू बताओ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिस्टेंस। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो बच्चों हम लोग सब जानते हैं 1 मीटर जो होता है वो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। कुछ और यूनिट्स जो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए वो है 10⁻⁻6 मीटर। अगर आप बात करोगे 10⁻⁻6 मीटर, ये कितना बड़ा होता है सर, ये तो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। अगर हम बात करें 10⁻⁻10 मीटर, सॉरी -9 मीटर, तो ये होता है आपके 1 नैनोमीटर का बराबर।
अगर आप बात करोगे 10⁻⁻12 मीटर, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि सवाल यही आएगा, इसके अलावा भी कुछ और सवाल पूछा जा सकता है, तो ये सब भी आप लोग इसके साथ याद कर लोगे। इसके अलावा अगर आप 10⁻⁻15 का बात करोगे तो इसे हम लोग कहते हैं फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 10⁻10 मीटर। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बच्चों आप लोग जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का हिंदी में इसे कहते हैं त्वरण। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। बच्चों ये एक रेशियो है, किसका रेशियो है? वेलोसिटी यानी कि गति का, किसके साथ? टाइम के साथ। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल, 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। इसका एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और यही एक्सेलरेशन अगर मान लो नेगेटिव में आए, यानी कि वेलोसिटी अगर किसी का घटते हुए जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी घटते जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो अभी वेलोसिटी किसी का 10 मीटर पर सेकंड है, अगला सेकंड में ये 9 मीटर पर सेकंड हो गया, उसका अगला सेकंड में 8 मीटर पर सेकंड हो गया, तो इसका वेलोसिटी आप देखो कंटिन्यू घट रहा है। तो इस वक्त अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन आपका कैसा आएगा? माइनस में आएगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, रिटार्डेशन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप हम लोग को क्या बताता है? देखो दो बात याद रखना ना। पहला बात कि जब भी आपसे क्या पूछे? स्लोप पूछे। स्लोप का मतलब क्या होगा? स्लोप का मतलब होता है कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जिसके बीच का स्लोप बोलेगा आप दोनों को डिवाइड कर देखना कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलता है, वही आंसर बनेगा। नंबर 2, कभी कभी पूछता है आपसे एरिया। अगर आपसे एरिया पूछे तो आप लोग क्या करोगे? एरिया पूछे तो आप लोग मल्टीप्लाई करवा देना। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्या पूछा गया? द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। किस किस का? वेलोसिटी और टाइम का। और बोला क्या गया? स्लोप। स्लोप यानी कि डिवाइड। तो चलो वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हम लोग सब जानते हैं वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? एक्सेलरेशन। यही क्वेश्चन में अगर मान लो स्लोप के बदले में पूछता है एरिया, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, तब हम लोग क्या करते हैं? इस क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी को हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग को मिलता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे पूछता कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, तो उसका आंसर बनता डिस्प्लेसमेंट। अगर पूछे कि स्लोप क्या होगा तो उसका आंसर बनेगा एक्सेलरेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होने का रेट को हम लोग क्या कहते हैं? देखो अगर आपसे पूछे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये क्या बनता है? एंगुलर वेलोसिटी बनेगा। वही अगर आपसे पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो फिर ये क्या बनेगा? ये बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। सिमिलरली लीनियर में भी सेम कहानी होता है ना, आप लोगों को अगर याद होगा तो लीनियर में हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो क्या होगा? लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर आपसे पूछे लीनियर वेलोसिटी होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपसे पूछे लीनियर वेलोसिटी बाय टाइम तो क्या बनेगा? लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का रेट को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 7, an insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. The linear speed of the insect is. क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्या बोला गया, एक इंसेक्ट है ना, जो कहाँ फंस गया, सर्कुलर ग्रूव में फंस गया। मान लो एक सर्कल इस तरह से है, इस तरह से एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ए है, सेंटर ओ है। अब एक इंसेक्ट क्या, यानी कि कीड़ा क्या, इस सर्कल में फंस गया और वो इस तरह से इसमें मूव कर रहा है। इंसेक्ट इस तरह से इसमें घूम रहा है गोल गोल करके। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को क्या पता चला, सबसे पहले आर का वैल्यू कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इट मूव्स अलॉन्ग द ग्रूव स्पीडली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। अगर ये 7 बार घूमता है तो उसको कितना वक्त लगेगा, इंसेक्ट को 100 सेकेंड का वक्त लगेगा। यानी कि अगर हम इसमें से निकालें कि वो अच्छा सोचो कि अगर एक रेवोल्यूशन करता है, एक रेवोल्यूशन करता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफरेंस होगा, यानी कि जितना इसका परिधि होगा उतना ही तो दूर घूमेगा ना। सोचो इंसेक्ट अगर यहाँ से स्टार्ट किया घूमना तो एक बार में कितना घूमेगा, जितना इसका सरकमफरेंस होगा या जितना इसका परिधि होगा। और परिधि कितना होता है या सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, 2 इंटू पाई, पाई यानी कि 22/7 और आर कितना दिया हुआ 12। ये क्या है, ये एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसने कितना रेवोल्यूशन लिया है, उसने टोटल लिया है 7 रेवोल्यूशन, यानी कि 7 चक्कर लगाया है। तो एक चक्कर में अगर इतना मीटर जा रहा है तो 7 चक्कर में कितना जाएगा, इसको हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, सिंपल 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इतना मीटर कवर करेगा। हमें पूछा गया उसका स्पीड कितना होगा, तो अपने को डिस्टेंस पता चल गया, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, टोटल 7 बार घूमने में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। हमें स्पीड निकालना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। और डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया आपने, 2 इंटू 22 इंटू 12, 2 इंटू 22 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम कितना दिया बच्चों, टाइम दिया है 100 सेकेंड। सिंपल, आप इसे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो तो आपको स्पीड पता चल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 22 2 जा 44, 44 और 12, 44 और 12, 44 2 जा 88 और ये रहा आपका 44, 8 2 और ये बना 5, यानी कि ये हुआ 528 और नीचे में क्या है, नीचे में 100, तो कितना बनेगा ये बनेगा 5.28 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन देखते हैं, 5.28, 5.28 तो नहीं है, राउंड ऑफ करके इसको कितना ऑप्शन दिया गया 5.3, तो इसको राउंड ऑफ करके 5.3 मीटर पर सेकेंड। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। बच्चों प्रोजेक्टाइल क्या होता है समझो, प्रोजेक्टाइल ये मान लो एक ग्राउंड है, ये ज़मीन है, अगर आप एक पत्थर को इस ज़मीन से इस पॉइंट से आप ऊपर की तरफ में फेंकते हो, मान लो इधर फेंकते हो आप, तो पत्थर क्या होगा, इस तरह से आगे जाएगा, धीरे 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 करके ये आगे जाके गिर जाएगा। ये जो मोशन है, इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अच्छा, इसका जो पूछा इसमें गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं हम लोग, तो जो इस तरह से होता है ना, जो नीचे रहता है ऐसे लेवल में, इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, यानी कि जो लेफ्ट राइट में हो, और जो अप डाउन में हो, जो ऊपर नीचे हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से, हॉरिजॉन्टल कौन सा हुआ, ज़मीन का बात कर रहा, सरफेस का बात कर रहा, तो और रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज मतलब मैक्सिमम कितना दूर गया है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे जो एंड किया है, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये बना तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रेंज। अब ये सवाल पूछा गया
कि आप इस पत्थर को कितना डिग्री के एंगल में फेंकोगे कि ये मैक्सिमम दूर तक जाएगा। देखो अगर आप मान लो इस तरह से फेंकते हो, अगर आप ज़्यादा एंगल से फेंकते हो तो ये सामने गिरेगा, अगर आप कम एंगल में फेंकोगे तो भी ये आगे जाके सामने ही गिरेगा। तो किस एंगल पर हम फेंके कि ये मैक्सिमम दूर जाके गिरा। तो आपको याद रखना ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा 45 डिग्री। अगर आप किसी पत्थर को 45 डिग्री का एंगल में फेंकोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाके गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 45 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बच्चों दो टाइप का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग बताओ। हिंदी में इसे कहते हैं अदिश राशि और इसे कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि। स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड्स होता है, ओनली मैग्नीट्यूड्स होता है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो हो गई और उसके साथ में इसमें और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो कौन कौन सा क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो एग्जांपल में अगर हम बोले मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर हम वेक्टर का बात करें, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि कौन सा इसमें से ऐसा क्वांटिटी जो वेक्टर नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम, चाहे बात करें एंगुलर मोमेंटम का या लीनियर मोमेंटम का, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। अगला बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये होता है असल में टेंसर क्वांटिटी। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी ये पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है कि टेंसर है, तो आप इसमें आंसर टिक करोगे टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है, दो ही ऑप्शन हो, उस केस में आप इसमें क्या टिक करोगे, स्केलर टिक करोगे। तो आपको पता चलिए कौन सा क्वांटिटी वेक्टर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं है। और ये किस टाइप का क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। डन। चलिए अब आगे एक्शन एंड रिएक्शन हम लोग पढ़े न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये जो हम लोग लिखते हैं ना इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन, अब इस एक्शन और रिएक्शन के बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन देखो क्या है, एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बोला गया है जिस ऑब्जेक्ट पे एक्शन लगता है उस ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन नहीं लगता। सही बात है, एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, इस ज़मीन के ऊपर में ऐसे खड़े हो, आप ज़मीन पे खड़े हो, तो एक्शन क्या हुआ, एक्शन नीचे तरफ लग रहा है mg, तो ये mg किस पे लग रहा, आपके ऊपर लग रहा। ठीक है, जो अर्थ लगा रहा, बदले में आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है जो उसका ऊपर तरफ होगा। तो एक्शन और रिएक्शन देखो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहा, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। आगे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, हमने यहाँ लिखा भी है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि एक्शन का जितना वैल्यू होगा रिएक्शन का भी उतना ही वैल्यू होगा। सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है हैव अपोजिट डायरेक्शन, ये भी है। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप लोग देख सकते हो mg का डायरेक्शन किधर है, नीचे तरफ है, जबकि नॉर्मल रिएक्शन किधर, ऊपर है। mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब ध्यान से देखो, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, यानी कि अपोजिट है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारा ऑप्शन एक्शन और रिएक्शन के बारे में बिल्कुल सही है। एक्शन एंड रिएक्शन का ये सारा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखो, अ 10 न्यूटन फोर्स
अ 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी कोई डेटा दिया हो आप वो डेटा को ना साइड में लिख लो। तो सबसे पहले क्या गिवन है, देखो अ 10 न्यूटन फोर्स, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। आगे अप्लाइड ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस्ड इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। कितना एक्सेलरेशन का वैल्यू, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया कि इसका मास कितना होगा, द मास ऑफ द बॉडी। फॉर्मूला का बात करें, मास पूछा गया आपसे, मास का वैल्यू निकालना है। अगर हम फॉर्मूला का बात करें, F इक्वल टू कितना होता है, एम ए होता है। यहाँ से हमको क्या करना है, m का वैल्यू निकालना है। तो m इक्वल टू कितना बनेगा, F बाई ए। F का वैल्यू कितना है, F का वैल्यू 10 है, और a का वैल्यू, आप बोलोगे सर a का वैल्यू तो 1 है, और जैसे ही आप 10 को 1 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 10। और मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, 10 किलोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। When a bus suddenly takes a turn, the passenger are thrown outwards। जब भी कोई बस अचानक से टर्न लेता है तो पैसेंजर क्या होता है, बाहर की तरफ में झुक जाता है। इसे क्या कहते हैं, देखो जैसे मान लो एक बस है, वो इस रोड में चल रहा था, आगे जाके ये क्या है, ये रोड इस तरह से मुड़ जाता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जैसे मान लो आप ऐसे सीधा रोड में जा रहे हो, आगे इस तरह से टर्न है, जब बस जोर से टर्न लेती है आप लोग उस तरफ हो जाते हो, गिर जाते हो। ये पूछा गया है, ये जो बात है ये किसके वजह से होता है, स्पीड ऑफ बस, बस के स्पीड की वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन की वजह से होता है, या नन ऑफ दीज की वजह से, किसकी वजह से होता है। बच्चों इनर्शिया का अगर हम बात करें तो इनर्शिया दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है इनर्शिया, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे है वो वैसे ही रहना चाहता है। अगर कोई चीज़ रुका हुआ है तो वो चाहता है कि वो रुके हुए रहे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। समझो कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैंने इस पेन को यहाँ रख दिया है तो ये पेन क्या चाहेगा, ज़िंदगी भर ऐसे पड़े रहना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है, मतलब अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, इसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। सोचो जब आप बस में जा रहे थे तो आपका बॉडी मोशन में था, यानी कि इसके ऊपर इनर्शिया ऑफ मोशन काम करना चाहिए, ठीक है। और आपका डायरेक्शन कैसा, आपका डायरेक्शन तो इस तरफ है, आपका डायरेक्शन तो इस तरफ था, लेकिन बस तो इधर घूम गया, तो आपका बॉडी क्या चाहेगा, इस तरफ ऐसा बाहर तरफ हो जाएगा। तो ये किसके वजह से हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बनेगा। बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 13। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली विद द सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो दो अलग अलग पाथ है, एक मान लो ये सर्कल है और कि मान लो ये सर्कल है, इसका रेडियस मान लो r1, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस r2 है। सेम वेलोसिटी से चल रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी v होगा, यहाँ पे वेलोसिटी v होगा। आपसे पूछा यह गया है कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो क्या होगा। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r के बदले में यहाँ होगा r1, और अगर हम इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का बात करें तो ये होगा mv²/r2। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, mv²/r1 और नीचे लिखेंगे mv²/r2। अब ये m से m कटेगा, v² से v² कटेगा, ऊपर क्या बचेगा देखो 1/r1 और नीचे बचेगा 1/r2। तो ये बनेगा 1/r1 मल्टीप्लाई r2/1। तो क्या आंसर बनेगा, r2/r1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए r2/r1 ये होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। तो एक सरफेस है, मान लो ये सरफेस, सरफेस यानी कि ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर में क्या रखा गया, एक ब्लॉक रखा गया, किसका, लकड़ी का। ये ब्लॉक है, बी फॉर ब्लॉक।
अ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस, ये देख रहा है ना सरफेस, इस सरफेस का पैरेलल एक फोर्स लगाया गया इसके ऊपर में, ये मान लो फोर्स लगाया गया F टू मूव द बॉडी, इस बॉडी को आगे मूव करने के लिए इसमें F फोर्स लगाया गया है। द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्स एक्ट, मान बच्चों हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसे रोकने के लिए, इसका मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, हिंदी में से घर्षण बल कहते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है, जिधर आपका मोशन के लिए जो फोर्स लगा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में। तो आंसर आप देखोगे नॉर्मल टू द सरफेस अपवर्ड, अपवर्ड यानी कि ऊपर तरफ, क्या ऊपर तरफ फोर्स लगता है, जी नहीं लगता ऊपर तरफ फोर्स। क्या डाउनवर्ड नीचे लगेगा, क्या नहीं, नीचे भी नहीं लगेगा। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस तरफ फोर्स है क्या उस तरफ फोर्स लगेगा, ये भी गलत है। आंसर क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लास्ट ऑप्शन। चलो अब आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अ पर्सन स्विमिंग इन अ फ्रेश वाटर पूल ओबेइंग, जब एक इंसान स्विमिंग करता है फ्रेश वाटर में, है ना, अगर इंसान स्विम कर रहा है तो पूछा गया कौन सा लॉ अभी करता है। देखो जैसे हम लोग स्विम कैसे करते हैं, अगर हम बात करें स्विमिंग का, हम लोग इस तरह से हाथ आगे ले जाते हैं और पानी को पीछे पुश करते हैं, बदले में पानी क्या करता है, हम लोग को आगे पुश करता है। यानी कि आप पानी को पीछे पुश करते हो, बदले में पानी आपको क्या करता है, आगे पुश करता है। यानी कि आप पानी पे क्या लगा रहे हो, एक्शन लगा रहे हो, और पानी आपके ऊपर क्या लगा रहा है, रिएक्शन लगा रहा है। और ये हम लोग एक्शन रिएक्शन किस लॉ में पढ़े हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ में पढ़े हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो जब भी आप नहा रहे होते हैं और जब आप तैर रहे होते हैं, स्विमिंग पूल हो चाहे तालाब में, तो आप क्या एक्चुअली फॉलो कर रहे हो, ऑबे कर रहे हो, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑबे कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं। हर कोई जानता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हम लोगों को क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है। फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट लगता है, डॉट प्रोडक्ट लगता है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को जब लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आंसर क्या होता है, वो हम लोग का स्केलर बनता है। याद रखिएगा फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क क्या है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, वर्क डन। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ मूविंग पार्टिकल मास m और वेलोसिटी v having a momentum p, which of the following correctly describe the kinetic energy of the particle। पूछा गया है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी v है और काइनेटिक एंगुलर मोमेंटम कितना, सॉरी लीनियर मोमेंटम कितना p है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हम लोग सर को ही जानते हैं, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में k = p²/2m। तो इसका आंसर क्या होगा, k = p²/2m, ऑप्शन नंबर ए। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जूल, जूल किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। अगर हम बात करें वाट का, तो वाट किसका यूनिट है, वाट पावर का यूनिट है। लेकिन जो किलोवाट आवर, ये किसका यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। आपका वैसा एनर्जी का यूनिट तो जूल भी है, ये भी है। बच्चों जूल जो यूनिट होता है एनर्जी का, बहुत ही छोटा सा यूनिट है, वेरी वेरी स्मॉल यूनिट होता है। जूल कैलोरी बहुत छोटा यूनिट होता है। बड़ा यूनिट में बात करें तो बड़ा यूनिट में होता है किलोवाट आवर। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आप लोग यूज़ करते हैं उसका मेजरमेंट किस में होता है, किलोवाट आवर, यानी कि kWh में। आप लोग बोलते हैं ना कि आज इस साल इस मंथ मेरा बिजली बिल 50 यूनिट आया, 6 यूनिट आया। 50 यूनिट का मतलब क्या, 50 किलोवाट आया है। तो उसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट आवर। ये कमर्शियल यूनिट भी है और बड़ा यूनिट भी है बहुत। बात करें कपल का, कपल, व्हाट इज कपल। देखो कपल एक टाइप का अरेंजमेंट होता है। जैसे मान लो अगर हम लोग किसी बोतल को खोलना चाहें
तो जैसे मान लो ये बोतल का ढक्कन इस तरह से होता है, हम लोग इसे कैसे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। बोतल का ढक्कन अगर हम बात करें इस तरह से होता है, हम लोग दो जगह में पकड़ते हैं बोतल का ढक्कन को, एक इधर और एक इधर, ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। यानी कि जो हमने इस फिंगर में रखा है वो यहाँ पे टच होता है और दूसरा फिंगर यहाँ पे टच होता है, और जो यहाँ वाला फिंगर होता है वो नीचे तरफ में बोतल को पुश करता है, जो यहाँ वाला फिंगर होता है बोतल को किधर लेके जाता है, ऊपर तरफ पुश करता है। हम लोग इस फिंगर से जितना फोर्स लगाते हैं इस फिंगर से उतना ही फोर्स लगाते हैं, इक्वल फोर्स लगाते हैं, है कि नहीं। लेकिन एक फोर्स डाउनवर्ड है नीचे तरफ में और एक फोर्स क्या है ऊपर तरफ में अपवर्ड है। ये पूरे फोर्स को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। तो कपल क्या हुआ, कपल हुआ एक फोर्स का अरेंजमेंट, दो टाइप का, दो अलग अलग फोर्स को हम लोग कपल बोलेंगे। कब, जब ये दो अलग अलग फोर्स अलग अलग पॉइंट पे लगे और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, एक फोर्स नीचे दूसरा फोर्स ऊपर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कपल। अब सोचो अगर हम लोग किसी ढक्कन को में कपल लगाते हैं तो ढक्कन क्या हो जाएगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो पूछा गया कपल क्या प्रोड्यूस करता है, तो कपल क्या प्रोड्यूस करता है, कपल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। क्या लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर सकता है कपल। सोचो आप ढक्कन को घुमा रहे हो, क्या ढक्कन इधर आ जाएगा क्या, या उधर चला जाएगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं जाएगा, ढक्कन वहीं रहेगा, बस वो रोटेट करना चालू होगा। तो कपल की वजह से क्या होगा, रोटेशनल मोशन होता है ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20, a body of mass 3 kg meter square, moment of inertia, sorry mi मतलब moment of inertia, a body of moment of inertia 3 kg meter square rotating with an angular velocity of 2 radian per second, ठीक है, 2 radian per second has the same kinetic energy as the 12 kg moving with the velocity of, देखो ध्यान समझो, दो अलग अलग केस दिया हुआ है, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, 3, यानी कि इसका आई का वैल्यू दिया हुआ है 3 kg मीटर स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है, 2 रेडियन पर सेकेंड। एक और बॉडी है, बॉडी नंबर 2, ये बॉडी का मास दिया हुआ है 12 kg। पूछा गया इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए, सच दैट दोनों का क्या चीज़, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे समझे, पहला बॉडी क्या देखो, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया यानी कि रोटेशनल मोशन का केस है, सेकंड में मास दिया वेलोसिटी यानी कि स्ट्रेट लाइन का केस है, लीनियर मोशन का केस है। तो हम लोग अगर इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, किसका, एंगुलर मोमेंटम का, तो फॉर्मूला होता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों का काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है तो हम लोग इक्वेट करवा सकते हैं आसानी से, तो ये बनेगा 1/2 आई, आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू होगा 3, ओमेगा, ओमेगा यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 बनेगा। हाफ के बदले में हाफ लिखोगे, यहाँ पे एम, एम यानी कि कितना लिखोगे आप, 12, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर, 2 से कैंसिल करोगे 4, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर में 3 इंटू 2 और ये इंटू 2 और ये 12 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू वी स्क्वायर। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये ऊपर का 12 नीचे का 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वी स्क्वायर का वैल्यू 1। अगर वी स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो वी का वैल्यू कितना होगा, वी का वैल्यू भी 1। तो आंसर क्या बनेगा, 1 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 1 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमने अभी बताया जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर यही हमसे पूछा काइनेटिक एनर्जी अगर लीनियर मोशन का होता तो क्या होता है आंसर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। आगे अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का सेंटर में जी, जी यानी कि स्मॉल जी, स्मॉल जी मतलब क्या होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू अर्थ के सेंटर में कितना होगा, यानी कि ये अगर तुम्हारा अर्थ रहा तो इस पॉइंट पर जी का वैल्यू कितना होगा।
हम सब जानते हैं अर्थ का सेंटर में जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा इसका सरफेस में होता है, वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सरफेस पे निकालोगे जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, अगर सेंटर पे निकालोगे इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 23, कीपिंग द मास कांस्टेंट if the distance between two object is double then the force of attraction between them will be। क्या रखा गया कांस्टेंट, देखो मास को कांस्टेंट रखा गया है, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डबल, मास को कांस्टेंट रखा गया, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो फोर्स कितना होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में। हम लोग फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या किया गया, मास को सेम रखा गया है, ऑब्जेक्ट ये मान लो स्टार्टिंग इनिशियल फोर्स था, ये क्या था इनिशियल फोर्स था, उसका वैल्यू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। आप क्या कर रहे हो, इसका डिस्टेंस को डबल कर दे रहे हो, यानी कि नया जो फोर्स बनेगा, न्यू फोर्स कितना बनेगा, G m1 m2 बाई आर के बदले में कितना बनेगा 2r बन जाएगा, क्योंकि आप डिस्टेंस मैंने क्या आर को डबल करो तो 2r बन जाएगा। तो फाइनल न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो क्या बना देखो ध्यान से, एफ एन इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ये 1/4। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये तो पुराना फोर्स के बराबर है। तो जो नया फोर्स बना हम लोग लिख सकते हैं कि 1/4 इंटू इनिशियल फोर्स। तो जो नया फोर्स बनेगा वो क्या होगा, पहले वाले फोर्स का 4 टाइम्स कम हो जाएगा, यानी कि ये क्या बनेगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, पहले फोर्स कितना था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, अभी कितना हो गया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे में 4 से भी डिवाइड कर रहे हैं, यानी पहले जितना फोर्स था उसका 4 गुना फोर्स कम हो जाएगा, 1/4 बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या दिया, द स्किप वेलोसिटी ऑफ अ 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों स्केप वेलोसिटी जो होता है ना, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि इस जगह तक अर्थ का जो है ग्रेविटेशन का असर होगा, यानी कि अर्थ इतना दूर तक का ऑब्जेक्ट को खींच पाएगा, इसके बाहर अगर हुआ तो अर्थ इसको नहीं खींच पाएगा, इसको लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से फेंके, है ना, इतना ज़ोर से फेंके, इतना ज़ोर से फेंके कि ये ऑब्जेक्ट इस फील्ड को पार कर जाए, तो वापस वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ इस फील्ड के बाहर उसको कभी खींच नहीं पाएगा। तो उसके लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं स्केप वेलोसिटी, और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों लोग, उसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर पर आवर भेजना पड़ेगा। अब इसमें पूछा गया 10 ग्राम बॉडी के लिए अगर 11.2 ग्राम है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वही सेम चीज़ इसके वेलोसिटी 20 ग्राम ऑब्जेक्ट के लिए, 20 ग्राम के बॉडी के लिए कितना होगा। बच्चों जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, यानी कि अगर आप मान लो 1 ग्राम का लो, चाहे आप 10 ग्राम का लो, चाहे आप 1 केजी का लो, कितना भी केजी का लो, कुछ भी मास का लो, आंसर हमेशा क्या होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। अगर हम बात करें स्ट्रेस का या प्रेशर का, स्ट्रेस चाहे प्रेशर ये दोनों बात बराबर है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है फोर्स बाई एरिया, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है m1 L1 t का पावर -2। बच्चों फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सब का वैल्यू आप सबको पता होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। तो एरिया का कितना होता है, एरिया का होता है L का पावर 2। अभी अगर L का पावर 2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, L का पावर -2 बनेगा, ऊपर में m1 L1 t का पावर -2 और L का पावर बनेगा -2, तो फाइनली क्या बनेगा m का पावर 1, L का पावर यहाँ 1 और यहाँ -2, तो 1 और -2 मिलके क्या बनेगा -1, L का पावर -1 t का पावर -2, m1 L -1 t का पावर -2, ऑप्शन नंबर ए बनेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हवा यानी कि एयर जो प्रेशर ऑब्जेक्ट के ऊपर में डालता है उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे इस पेन को अगर हम हाथ के ऊपर में रखें तो ये पेन मेरे हाथ में क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, यानी कि प्रेशर भी क्रिएट करेगी। इस तरह से तो हमारे ऊपर में एयर भी तो प्रेजेंट है ना, ये पूरे जगह में हवा है, तो हवा भी तो एक फोर्स लगाना चाहिए ना, और इस फोर्स के वजह से एक प्रेशर भी बनना चाहिए। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। पूछा ये गया सवाल कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो आप सबको पता है इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ। तो बच्चों जो बर्नौली प्रिंसिपल होता है इसमें कहा यह गया है कि जो बच्चों डिफरेंट फोर्स है, डिफरेंट फोर्स एक लिक्विड के एक फ्लूइड के अंदर जो लगता है वो सबका वैल्यू क्या होगा, टोटल वैल्यू कांस्टेंट होगा। कौन कौन सा फोर्स, एक होगा काइनेटिक फोर्स, एक होगा पोटेंशियल फोर्स यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो फोर्स लगेगा, और एक हो गया आपका प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगेगा। ये सब क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। ये था बर्नौली प्रिंसिपल। आगे ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट बच्चों, सरफेस टेंशन हम लोग जानते हैं ये किसी भी लिक्विड में लगता है। सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन देखो, सरफेस टेंशन अगर हम बात करें पानी का, आप सोचो हवा से एक पानी का ड्रॉप को गिरा रहे, पानी का बूंद गिरा रहे हो, तो पानी का बूंद हमेशा कैसा होगा, स्फेरिकल शेप में ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड चाहता है कंप्रेस करना चाहता है, अंदर तरफ सिकुड़ना चाहता है। तो अगर कोई चीज़ अंदर तरफ सिकुड़ना चाहे तो उसे तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। और इस सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 F/L, यानी कि फोर्स बाय लेंथ। अगर हम बात करें F का, F क्या है, फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होगा बच्चों लोग, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और L यानी कि लेंथ, लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन पर मीटर। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो, अभी हमने बताया क्या है कि द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल शेप ड्यू टू। रेन ड्रॉप्स किसकी वजह से स्फेरिकल होता है, रेन ड्रॉप्स सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 30 का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा ऑफ अ सॉलिड इज रिलेटेड एज। बच्चों तीन कोफिशिएंट, एक हो गया आपका लीनियर एक्सपेंशन का, ठीक है, फिर हो गया आपका एरिया एक्सपेंशन का, और तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग बीटा से, और इसे हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। तो रेशियो क्या बनता है, अल्फा इज टू बीटा और इज टू गामा का वैल्यू 1:2:3। हमें यहाँ पे क्या क्या पूछा गया, अल्फा और गामा के बीच का रेशियो पूछा गया। तो अल्फा और गामा के बीच का रेशियो क्या होगा, अल्फा इज टू गामा इक्वल टू 1:3। अगर हम बात करें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखे तो क्या बनेगा, अल्फा बाई गामा इक्वल टू 1/3। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो, तो गामा इंटू 1 क्या बनेगा, गामा बनेगा गामा इक्वल टू 3 अल्फा। तो गामा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3 अल्फा। गामा का वैल्यू होगा 3 अल्फा। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ। हम लोग सब जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो किसका कंजर्वेशन है, वो एनर्जी का कंजर्वेशन को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 32, बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट। बच्चों बॉयल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कमेगा। जैसे मान लो सोचो एक फ्लूइड है, चाहे वो गैस हो चाहे वो लिक्विड हो,
आप लोग क्या करोगे, इसमें प्रेशर बढ़ाओ, सब तरफ से इसको पुश करो। तो जैसे आप पुश करोगे क्या होगा, इसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इसे को हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, या प्रेशर और वॉल्यूम कैसा रिलेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि P जब इस तरफ आएगा, P इंटू वी इक्वल टू, ये होता है कांस्टेंट। किसी भी चीज़ लिक्विड में अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हो, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ये क्या है, बॉयल्स लॉ। इसका आंसर फिर होना क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, बॉयल्स लॉ। ठीक है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे बात करें, द रिलेशन पी वी इक्वल टू आर टी, पी वी इक्वल टू आर टी कैन डिस्क्राइब द रिलेशन पी वी इक्वल टू आर टी कैन डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ अ रियल गैस। ठीक है, रियल गैस का बिहेवियर कब हम लोग, देखो दो टाइप का गैस होगा, एक होगा आपका रियल गैस और एक होगा आपका आइडियल गैस। आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है, आइडियल गैस वो गैस होता है जो हर कंडीशन पे जितना भी गैस इक्वेशन है सबको फॉलो करता हो। रियल गैस क्या है, रियल गैस कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन में ही जो गैस का इक्वेशन है उसको मतलब फॉलो करता है। किस किस कंडीशन पे, इसके लिए पहला कंडीशन होना चाहिए हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये एक कंडीशन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो डेंसिटी है वो बहुत लो होना चाहिए। डेंसिटी क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, डेंसिटी बहुत कम होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रियल गैस है तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर और लो डेंसिटी पे कम करेगा, और आइडियल गैस होगा तो क्या होगा, ये हर टेम्परेचर हर डेंसिटी हर जगह में काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई टेम्परेचर एंड लो डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होगा, रियल गैस का जितना भी इक्वेशन है, गैस इक्वेशन, वो सब फॉलो होता है। 33 का बनेगा ये आंसर। आगे, टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, सेकेंड पेंडुलम जो होता है क्या होता है, जैसे मान लो अगर हम पेंडुलम का बात करें तो ये है अपना पेंडुलम। ठीक है, इस पेंडुलम में तीन अलग अलग पोजीशन को हम लोग मार्क कर सकते हैं। ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और ये हो गया पोजीशन नंबर 3। इसे हम लोग पोजीशन 1 और 3 को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। पोजीशन 1 और 3 होता है तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशन नंबर 2 जो होता है ये क्या होता है, ये होता है मीन पोजीशन। तो अगर एक पेंडुलम है, उसे यहाँ से यहाँ तक जाने और रिटर्न आने में जितना वक्त लगता है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, उसका टाइम पीरियड कहते हैं। जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लगता है और वापस आने में 1 सेकंड लगता है। तो टोटल इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 2 सेकंड। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2 सेकंड। एक और बात याद रखना, जो सेकेंड पेंडुलम होता है उसमें जो लेंथ होता है इस स्ट्रिंग का, उसका वैल्यू यहाँ पे होता है 1 मीटर। ठीक है ना, इसका लेंथ होता है 1 मीटर। तो 34 का बनेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो सेम टाइप का मोशन बार बार रिपीट करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ये हो गया सन, और अर्थ इसके चारों तरफ में चक्कर लगाता है, हर साल में एक एक बार चक्कर लगाता है, सेम टाइप का मोशन करता है। अर्थ किसके चारों तरफ में, सन के चारों तरफ में। तो जो अर्थ का मोशन है वो कैसा मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। मतलब सेम टाइप का मोशन बार बार रिपीट करे तो पीरियोडिक मोशन। ऑप्शन देख लेते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, क्या रोज रोज होता है, क्या हमेशा होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो ये भी क्या होगा, ये आपका बनेगा एक पीरियोडिक मोशन। आगे, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड डिस्प्लेस्ड। देखो, अगर हम लोग एक कॉम्पास लेते हैं जिसका बिल्कुल बीच से इसको पाइवोट करते हैं, बांध देते हैं, और इसको हम लोग ऐसा नॉर्थ साउथ, हम लोग जानते हैं क्या होगा, मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अपने आप अलाइन कर लेगा खुद को। आप इसको क्या करो, इस तरह से ऐसे पुश कर दो, तो ये जैसे ही नॉर्थ साउथ से हट जाएगा, ये मान लो पहले ऐसा था, अभी आपने ऐसा कर दिया, तो ये रिटर्न आना चाहेगा अपनी तरफ में, वो इस तरह से हो जाएगा, फिर जब यहाँ पहुँचेगा वापस इधर जाएगा। तो इस तरह से हमेशा होते रहेगा अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता है। तो ये कैसा मोशन होगा, ये भी आपका होगा पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये भी पीरियोडिक मोशन होता है भाई। जो सेकेंड हैंड है या फिर जो मिनट हैंड है वो हमेशा अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो, अगर आप मान लो धनुष से एक तीर चलाते हो, क्या वो सेम बार बार रिपीट होगा, नहीं जी, बिल्कुल रिपीट नहीं होगा।
तो इसमें पूछा गया था कौन सा ऑप्शन है जो पीरियोडिक मोशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा एन एरो रिलीज फ्रॉम द बो। ठीक है, समझ आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 का बात करें, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड ट्वाइस द रेशियो ऑफ द चेंज इन टाइम पीरियड। बच्चों जो सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है, ये जो पेंडुलम होता है इसका लेंथ जिसे आप एल कहते हो, इसको क्या कर दिएगा, डबल कर दिया। पूछा गया टाइम पीरियड में क्या फ़र्क पड़ेगा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टाइम पीरियड का, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ये होता है ना फॉर्मूला। ये मान लो स्टार्टिंग का था, ओरिजिनल था, अभी आपने क्या किया है, आपने इसको जो लेंथ है उसको बढ़ा करके डबल कर दिया, ये हो गया आपका 2L/G। अब आपको क्या पूछा गया, इसका रेशियो, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। रेशियो निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये लो जी डिवाइड कर दिया हमने। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, इस L से ये L कैंसिल होगा, ये G से ये G कैंसिल होगा, बचेगा क्या, देखो T/T' या T प्राइम। ऊपर यहाँ क्या बचेगा, ऊपर तो सब कैंसिल हो गए, यानी कि 1 बचा है। नीचे क्या बचा है, अच्छा रूट भी बचा हुआ, √1, और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है √2। √1 को आप सिंपल 1 लिख सकते हो और √2 को तो आप √2 ही लिखोगे। तो T और T' का जो रेशियो है वो कितना होगा, 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM। देखो बच्चों लोग, अगर हम बात करें फेज डिफरेंस किस किस का, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का, उसके लिए आपको सबसे पहले एक इक्वेशन सोचना पड़ेगा। मान लो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये क्या है, ये इक्वेशन है, किस चीज़ का इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ से क्या निकालना, हम लोग चाहते हैं यहाँ से वेलोसिटी निकालना, तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt, या फिर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन को सिंपली आप डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा बताओ, x का डिफरेंशिएशन dx/dt बन जाएगा। नाउ ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और ये ओमेगा टी हो गया, और ओमेगा भी यहाँ से बाहर निकलेगा, तो क्या बना, dx/dt इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ये क्या है dx/dt, यही तो आपका वेलोसिटी है। अगर आप मान लो इसका फेज को ट्राई करोगे रिलेट करने का, कंपेयर करने का, यहाँ पर भी ओमेगा टी, यहाँ भी ओमेगा टी, लेकिन ये साइन का फंक्शन है और ये कॉस का फंक्शन है, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, इस कॉस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में करना पड़ेगा, देन आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए इक्वल टू ए इंटू ओमेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा। तो कॉस थीटा के बदले आप लिख सकते हो साइन π/2 और ये प्लस थीटा, थीटा यानी कि ओमेगा टी। तो ये क्या हुआ बच्चे लोग, ये क्या हुआ, ये हुआ आपका वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हुआ, ए साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी का क्या हुआ, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो आप लोग बताओ किस में फेज ज़्यादा है, इसमें ओमेगा टी है, इसमें कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। ऑब्वियसली वेलोसिटी में फेज ज़्यादा है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है, तो इससे इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, π/2 से प्लस ओमेगा टी से आप माइनस करोगे ओमेगा टी, तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा π/2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा π/2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 38, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। पूछा गया डॉपलर इफेक्ट किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जैसा मान लो आप ऐसे रोड में खड़े हो, ऐसा आप रोड में खड़े हो और सामने से कोई एक कार या बाइक ट्रक कुछ भी कोई गाड़ी आ रहा है, मान लो सामने से, जब आप इसका हॉर्न, और मान लो ये कि हॉर्न बजा के ही आ रहा है, कंटिन्यू हॉर्न बजाया जा रहा है, जब ये दूर में होता है ना, इसका हॉर्न एक अलग तरह से सुनाई देता है। जैसे जैसे आपके पास आएगा इसका हॉर्न एक अलग तरह से सुनाएगा, जैसे आपसे दूर जाएगा तो ये हॉर्न अलग तरह से सुनाई देगा। ये किसके वजह से होता है, ये होता है इसका डॉपलर इफेक्ट की वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये किस किस चीज़ में होगा, ये साउंड में भी होगा और लाइट में भी होगा, यानी बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स।
38 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी, बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। अगला क्वेश्चन है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर हम बात करें साउंड का वेलोसिटी का, तो ऑलमोस्ट 330 मीटर पर सेकेंड होता है। कहाँ पर? एयर में। वैक्यूम में कितना होता है? वैक्यूम में 0 होता है, क्योंकि वैक्यूम से साउंड पास नहीं कर सकता है। वही अगर हम बात करें लाइट का, तो आप लोग सब जानते हैं लाइट का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा यह गया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा कर दें, यानी कि सोचो कि ठंडा का दिन और गर्मी का दिन, एक ठंडा का दिन है और एक गर्मी का दिन है, तो किस टाइम पे साउंड ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा? बच्चे लोगों, जो गर्मी का दिन होगा ना, जो हॉट डे होगा, गर्मी का दिन होगा, उस दिन क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि हीट ज़्यादा यानी कि एनर्जी ज़्यादा। और यही एनर्जी क्या करेगा? साउंड वेव को जल्दी प्रोपागेट करवाएगा। यानी कि जो गर्मी का दिन होगा, यानी कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो वेलोसिटी होगा साउंड का, वो भी क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ नोट्स emitted by the क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ इक्वल लेंथ, है ना। तो दो अलग अलग आपको पाइप दिया हुआ, ओपन ऑर्गन है और एक है आपका क्लोज ऑर्गन। ओपन ऑर्गन पाइप या क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है? जैसे बांसुरी, शहनाई, ये सब को हम लोग कहते हैं ऑर्गन पाइप, ठीक है ना। इसमें 2 ठो आपको दिया गया, जिसमें आप फूकोगे तो उसमें साउंड निकलता है। उसका फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करने बोला गया। 2 टाइप का आपका ऑर्गन है, ऑर्गन पाइप है। एक में क्या है? एक आपका क्लोज है और एक आपका और बंद है, मतलब इसका जो साइड है वो साइड बंद किया गया और एक में आपका खुला हुआ है। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा V/2L। किसके लिए? ये होगा आपका क्लोज के लिए। और यही अगर हम बात करें ओपन के लिए, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V/4L। इसको मान लो ये हो गया आपका क्लोज के लिए और ये हो गया आपका ओपन के लिए। अगर हमें इसका रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपल इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो न्यू सी बाई न्यू, ये ओपन के लिए। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा? V से V कटेगा, L से L कटेगा, तो इसका वैल्यू होगा 1/2 और अपॉन 1/4। आगे सॉल्व करोगे, ये 1/2 मल्टीप्लाई 4/1, तो ये कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा। तो रेशियो कितना होगा क्लोज और ओपन का? 2:1। क्लोज एंड ओपन का रेशियो होगा 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, ये था क्वेश्चन अप टू 1 से लेकर के 40 तक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।